नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। एक ऐसी शख्सियत है हमारे बीच जिनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि तमाम उम्र मिलाई जुनूं की ताल से ताल, तमाम उम्र मिलाई जुनूं की ताल से ताल, ये गीत सबसे कहाँ गुनगुनाया जाता है। बेपनाह मेहनत और लगन, बेहद खामोशी से कला साधना में लीन शख्सियत हैं हमारी आज की मेहमान। शख्सियत में आज मुलाकात कथक की दुनिया के अनमोल सितारे गुरु जयकिशन महाराज जी से। कथक घरानों में एक घराना, काल का बिंदादीन घराना। घरानेदार कलाकारों में एक कलाकार गुरु जयकिशन महाराज। कथक की दुनिया के ध्रुव तारे पंडित बिरजू महाराज जी और अन्नपूर्णा देवी जी के यहाँ 10 मई 1962 को लखनऊ के गोइन रोड पर मौजूद अपने बुजुर्गों के पुश्तैनी मकान में आंखें खोली। नृत्य की दुनिया में अपने बुजुर्गों अच्छन महाराज जी, शंभू महाराज जी और लच्छू महाराज जी का कोई सानी नहीं। इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं की छाव में अपने पिता पंडित बिरजू महाराज जी से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ जब वो बहुत छोटे से थे। नृत्य उनके खून में रचा बसा था। सो ताल और घुंघरुओं में उनकी थाप का जादू सर चढ़कर बोला। बहुत जल्द ही उन्होंने अपनी अथक मेहनत और कला साधना के जरिए नृत्य जगत में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनके एक के बाद एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस उनकी मेहनत और उनके समर्पण की मिसाल है। देश के साथ साथ विदेशों में उनके काम को सराहा गया। उनकी कोरियोग्राफी हर बार एक नई थीम लिए होती है। जिसमें अध्यात्म, भक्ति, श्रृंगार रस और नए जमाने की मांग को देखते हुए कई नए प्रयोग भी होते हैं। गढ़वाली फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों, खासतौर से दिल तो पागल है में आपके जरिए की गई कोरियोग्राफी को काफी सराहा गया। कला साधना के लिए आपको देश के साथ साथ विदेशों में बेपनाह सराहा गया। अपनी विरासत और परंपरा में मौजूद ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की गरज से आप कथक केंद्र में गुरु की हैसियत से युवाओं में कथक नृत्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को लेकर कड़ी मेहनत कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शख्सियत कार्यक्रम में। आदाब सबीना जी। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी आज आपको शख्सियत में देख। जी जी। और एक बात ही से मैं क्यों ना शुरुआत करूं, भारत की एक नई परिभाषा आप कहते हैं जी, तो क्यों ना मेरी ऑडियंस वो जाने
और शख्सियत की शुरुआत यहीं से करें आज। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हर माध्यम से भारत को अलग अलग तरीके से देखा गया है, लेकिन जो कला के माध्यम से हम देखते हैं भारत को, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भारत यानी कि जहाँ पर भाव, राग और ताल का संगम होता है, ये त्रिनदियाँ जाके मिलती हैं, वही मेरा भारत है, वही हमारा भारत है। बहुत सुंदर। और कालका बिंदादीन घराने से आप आते हैं। जी जी। और पंडित बिरजू महाराज जी आपके पिता हैं जी। कुछ अपने बुजुर्गों का जिक्र, अपने बचपन का जिक्र और माता पिता का भी। लखनऊ घराना, जो कालका बिंदादीन घराने के नाम से भी जाना जाता है, और मैं अपने परिवार का मैं 8वां पुश्त हूँ। और मेरे पूर्वज जो लगते, पहले ये बताना चाहूँगा कि कथक का अर्थ ही है कथा वाचन करना जी। कथा कहे सो कथिक कहाए, हम लोग उसी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। और इलाहाबाद और बनारस के बीच में खिचकिला गांव पड़ता है, तो हम लोग वहीं से बिलोंग करते हैं। और धीरे धीरे हम लोग जो है लखनऊ की तरफ अग्रसर हुए, जहाँ पर दरबार में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने वहाँ पर आकर के राजा के सामने काम किया। बचपन कैसा था आपका, और वो मोहल्ला जहाँ आप जन्म लिया आपने, और आसपास के लोग, कुछ याद आते हैं वो लोग? जी हाँ, बिल्कुल। मैं लखनऊ में मेरी पैदाइशी है, और हम वहाँ पर हमारा पुश्तैनी मकान है जो नवाब के द्वारा दिया गया था, और वहीं मेरा जन्म हुआ। और जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मुझे खिलाने के लिए झुंझुना नहीं था, तबला बायां पे मुझे खिलाया गया, हारमोनियम के स्वरों में खिलाया गया, घुंघरू की झनकार में खिलाया गया। तो मेरा बचपना जो है इन्हीं साजों के बीच में पला बड़ा, और मैं उसी में ही बड़ा हुआ हूँ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आकर के मेरी आगे की जो पढ़ाई लिखाई वगैरह जो भी था वो सब दिल्ली में आके हुआ। फिर देखा जाए गुरुजी तो पंडित बिरजू महाराज जी अपने आप में एक रोशन सितारा, जिसे हम कहते हैं गाइडिंग स्टार हैं वो सभी डांसर्स के जी। उनकी रोशनी में अपनी कला को आगे बढ़ाना कैसा रहा? ये मैं शायद बहुत बड़ा अपनी किस्मत को समझता हूँ, और शायद पुनर्जन्म में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए कि ऐसे पिता का पुत्र होना और ऐसे खानदान में पैदा होना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। जिस समय मैं पैदा हुआ था और मेरा जो बचपना बीता, उस समय महाराज जी बहुत ही व्यस्त जीवन में थे, और क्योंकि उस समय उनका प्रोग्राम्स वगैरह खूब चलता रहता था, तो समय उतना नहीं देते थे। लेकिन उनका जो सिखाने का ढंग रहा, वो चाहे शागिर्दों को सिखा रहे हैं, चाहे वो घर के बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखाने में कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि चलो ये घर का बच्चा उसको ऐसे सिखाना है। बहुत ही बारीकी से, यहाँ तक कि जब हम मुझे और मेरी बड़ी बहन कविता दीदी को वो सिखाते थे बचपन में, तो कहते थे खड़े हो जाओ तुम दोनों, और वो लुंगी को लपेट देते थे और ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, और कहते थे बहुत ध्यान से देखो मेरा पीछे पीठ के ऊपर मैं जो कर्व ले रहा हूँ बॉडी का, या कलाई उठा रहा हूँ या नीचे कर, मतलब उसको बड़े ध्यान पूर्वक से कि कहाँ से उसकी मोल्डिंग और वो सब चल रहा है। तो बड़ा बारीकी ढंग से उन्होंने तालीम हम लोगों को दिया। परफॉर्मेंसेस का दौर आपका कब शुरू होता है, जब आप देश विदेश में बाकायदा एक सोलोइस्ट की हैसियत से एक नर्तक के तौर पर इंट्रोड्यूस होते हैं? देखिए, मैं पहली बार तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार मैं 6 साल की उम्र में अपनी बहन के साथ में इलाहाबाद के प्रयाग संगीत समिति जो रेलवे का प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें मैं नाचा हूँ। 6 साल की उम्र में नाचा था मैं उस समय, और उसके बाद मैं नाचता ही रहता था। और बचपन से ही महाराज जी की कोरियोग्राफी के अंदर में, बैले के अंदर में, हर जगह पे हम लोगों का कुछ आना जाना रहा। करीब 14-15 साल की उम्र से तो महाराज जी के साथ मैंने टूर करना शुरू कर भी दिया था, और फिर विदेशों में और हर जगह पे जाकर अपना परफॉर्मेंस करता था मैं। कुछ किस्से याद आते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत परफॉर्म किया, यकीनन कुछ बुजुर्गों के किस्से भी उन्होंने आपको सुनाए होंगे, कुछ याद पड़ते हो तो जरूर सुनाइए। ए बलमा रे चुनरिया मई का लाल रंगा दे, ये कहानी एक उस समय की है जब नवाब अली शाह के दरबार में भाव चल रहा था, और कहने लगे महाराज किसी लाइन पे जरा ठुमरी पे कुछ भाव करें। तो उस समय की औरतें जो थी वो बहुत डायरेक्टली अपने हस्बैंड से कुछ मांग नहीं सकती थी, क्योंकि पर्दादारी इतनी थी। तो
भाव में उन्होंने दिखाया कि लाल रंग को किस किस तरीके से उन्होंने उसको विस्तार किया है। ए बलमा रे, ए बलमा रे, चुनरिया मई का लाल रंगा दे। मतलब सुई में वो माला पिरो रही थी, अचानक सुई को चुभा और जो लाल रंग हुआ तो इशारा दिया कि ए बलमा रे चुनरिया ए मई का लाल रंगा दे। दूसरे तरीके से सिंदूर भी लाल रंग का होता है। तो कहने लगे कि भाई ए बलमा रे ए चुनरिया मई का लाल रंगा दे। हाँ, तो इस प्रकार से काफी देर तक ये भाव चलता रहा। तो अंत में जब सुबह होने लगी तो नवाब ने कहा कि महाराज अब इसका अंत करिए, एक कुछ ऐसे भाव से करिए कि जो बस जहाँ सभा समाप्त हो करें हम लोग। तो कहने लगे देखिए महाराज ये आखिरी भाव दिखा रहे हैं कि एक औरत जिसकी औलाद नहीं है तो वो किस बलमा से मांग रही है, और कृष्ण से मांग रही है कि ए बलमा रे, ए बलमा रे ए चुनरिया मई का लाल रंगा दे। तो हमारे बोलते हैं ना कि लाल जो है बच्चे को भी लाल कहा जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस प्रकार से जो भाव का संचारी होता था उस समय वो बहुत ही और ज़्यादातर महफिल में ज़्यादा इसका वो विस्तार था। जी मुझे ये बताइए कि चूंकि अभिनय आपका काफ़ी स्ट्रांग है जी, और भाव भंगिमाओं के साथ साथ शास्त्र का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है एक बेहतर नर्तक बनने के लिए? देखिए हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि एक कंप्लीट आर्टिस्ट, जो एक पूर्ण कलाकार तभी बन पाता है जब आपके अंदर में ये सारी विधाएं मौजूद हों, चाहे वो गायन हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वाद्य हो, और चाहे साहित्य की बात ही क्यों ना हो। तो ये हमारे बिंदादीन महाराज जी ने करीब 5000 से भी ज़्यादा रचनाएं की हैं, जिसमें से कुछ ही रह गई जो महाराज जी के पास में उन्होंने रखी हुई है। महाराज जी की भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि बहुत सुंदर हैं, और उसी पद चिन्हों पे मैंने भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करके करीब 100-125 रचनाएं का मैंने लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरी किताब है ये माधुर्य के नाम से, जिसमें 27 रचनाओं को मैंने पेश किया है। बिल्कुल। तो उसके अंदर में मैं एक आध चीज़ आप कहेंगे तो मैं सुना भी देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है जी, उसके अंदर में वही 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा नीसा। तो ये 7 स्वर जो हैं ये नायिकाएं हैं। अरे वाह। जिस प्रकार से गोपियां, राधा, ये सब जितने भी नायिकाएं हैं उस प्रकार से ये 7 स्वर भी नायिकाएं हैं। तो मैंने हर स्वर क्या कहता है, क्या कहती है कृष्ण के लिए, उसके बारे में वर्णन किया है कि सा कहे, सा क्या कहती है, सा कहे इस सांवरे की सांस बन जाऊं मैं। वाह। रे कहे रंग पीतांबर अंग अंग सज जाऊं मैं। ब्यूटीफुल। गा कहे गुच्छ बन मोर मुकुट बिराजू मैं। माँ कहे महक बन कस्तूरी सी लिपट जाऊं मैं। वाह। पा कहे पाजेब बंद पग में बंद जाऊं मैं। धा कहे धुन बंसी की बन मधुर स्वर सुनाऊं मैं। और नी कहे नींद बंद आंखों में सिमट जाऊं मैं। तो मैंने स्वरों को अपने शब्दों में ढाला है, और इस पे मैंने बाकायदा एक ग्रुप कॉम्पोजिशन भी किया, जहाँ पर कृष्ण और 7 लड़कियां जो हैं वो स्वर बन करके और कृष्ण के इर्द गिर्द, फिर बांसुरी और राधा का जो एक ईर्ष्यापन है, एक वो भी उसके अंदर में दिखाया गया। तो ये अक्सर मैं जब महाराज जी का फेस्टिवल वगैरह होता है वसंत उत्सव के दौरान में, तो कुछ मैं नया नया प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कुछ आपके अपने हैं गुरुजी जिन्होंने आपको आज तक के सफर को देखा है, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय जरूर दें। बिल्कुल बिल्कुल। आइए देखते हैं। जय किशन यानी चीकू भैया। चीकू भैया हमारे बड़े बेटे हैं, उनसे बड़ी तो कविता है। हमारे 5 जने हैं। क्षण भर में वो म्यूज़िक भी सोच लेते हैं, डांस भी सोच लेते हैं, और उनका बचपने से मतलब ये चाव रहा है कि हरदम मुझे देखते रहें, खूब सुनते रहें। जब नहीं भी उनका कुछ हम करा रहे तब भी क्लास में बैठ के सुन रहे हैं, बजा रहे हैं, कभी पखावज कभी तबला।
तो ये सब चीज़ें, ये सारी विधाएं उनके मन में, दिमाग में बैठ गई। और बल्कि एक बड़े मज़ेदार बात कि जब हैप्पी स्कूल में हम गए तो पूछा, जी इनका नाम क्या? तो मैंने नाम ही नहीं रखा था तब तक। तो प्रदीप थे मेरे साथ, तो मैंने कहा भाई क्या रखें नाम? प्रिंसिपल पूछ रही, तो कहने लगे जल्दी से वहीं सोच रहे हैं हम लोग क्या करें। कहने किशन। मैंने कहा किशन तो किशन महाराज हैं तबले वाले, तो क्या करें? नाम चीकू तो ठीक नहीं, तो जय किशन। घर स्कूल में बुलाएंगे उसको जय जय करके। मैंने कहा चलो जय किशन ठीक है, तो नाम ठीक है। इस तरह नाम डिसाइड हुआ स्कूल के अंदर, ताज्जुब की बात है। और वहीं से नाम पड़ गया जय किशन महाराज। और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। पंडित जय किशन महाराज हमारे भाई बिरजू महाराज जी के बड़े पुत्र हैं। बहुत अच्छा डांसर, पखावज भी बजाते हैं, डांस करते हैं और गाना भी गाते हैं। और बच्चों को बहुत मेहनत से सिखा के आगे बढ़ा रहे हैं। चूँकि मेरी गुरु बहन इसकी माँ थी और आज तक भी ये रिश्ता हम लोग का चला रहा है। बाबा विश्वनाथ से बहुत बहुत इसका नाम ऐश हो, अपने ख़ानदान का नाम करें, भगवान से प्रार्थना करते हुए बाबा विश्वनाथ जी की उनका आशीर्वाद है और हम सभी का आशीर्वाद है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा आपको एक अवार्ड भी मिल गया। जी बिल्कुल। मैं तो मैं एक चीज़ समझता हूँ सबीना जी कि मेरे पिता ज़रूर हैं, लेकिन कभी भी मैंने इनको पिता से हमेशा पिता से ज़्यादा एक गुरु, और हमेशा इनका हाथ सर पे हम बना रहे और उसी आशीर्वाद के तौर ले करके ही मैं अपने काम को हमेशा बढ़ाता हूँ। आज भी जब मैं कथा केंद्र में जब शिक्षा देता हूँ तो पहले 2 मिनट बैठ करके मैं अपने बुज़ुर्गों को प्रणाम करके, महाराज जी को याद करके, और फिर मैं ता थई तत् की बात करता हूँ। क्या बात है। आपने परंपरा को नए ज़माने के साथ ढालने की बहुत कामयाब कोशिश की है। फिर वो परन हो, गत हो, टुकड़ा हो, जी हाँ, जी हाँ। उसको शिष्यों तक पहुंचाने का आपने एक अद्भुत प्रयास किया। मैं वो जानना चाहूँगी, मेरी ऑडियंस भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमारे कथक केंद्र के डायरेक्टर थे केशव कोठारी जी। तो जिस समय मैंने 96-97 पे सिखाना जब शुरू किया था मैंने, तो मेरे बच्चे को मेहनत में मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, खूब जम के मेहनत करता हूँ। तो मैंने खूब मेहनत करके, और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और अच्छे नंबर आए सब। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि जय किशन, आपके बच्चे बड़े अच्छा नाचे हैं। तो मैंने कहा बस आप लोगों का आशीर्वाद है, आशीर्वाद दीजिए, मैं ऐसे ही काम करता रहूँ। फिर वो बोले कि आप जो नचा रहे हैं वो महाराज जी की ही हर चीज़ नचा रहे हैं, इसमें आपका अपना योगदान क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था कि मैं उस नृत्य को उसका जगह बनाते हुए भी उसके अंदर नया प्रयोग मैं क्या करूं। अच्छा। तो मैं क्लास में आया और बड़ा विचार करने लगा। उस समय जो मेरे पास में पहले बैच के हमारे स्टूडेंट्स थे, सुजाता लहरी थी, गौरी थी, और ये सब जो हमारे पास बैठ गया कि गुरुजी बताइए क्या हुआ, क्या बात है। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा, तो मैं कुछ नया। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद दिखाया कि देखिए कुछ ऐसा करके राइट घूमकर जरा लेफ्ट पे सम मारिए, जरा कुछ अंग को बाईं तरफ घुमाइए जो राइट होता। तो मैंने देखा और उसके बाद मैंने अपनी कंपोजिशन के अंदर में थोड़ा सा बदलाव लाना शुरू किया। अच्छा। तो मैंने कथक को एक थोड़ा सा मोड़ दिया, लेकिन जरूर मैं ये बात कहूँगा कि उस कथक की जो गरिमा है, हाँ, गरिमा को नहीं, उसको उसको रखते हुए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना शुरू किया उसके अंदर में। तो आज थोड़ा सा मैं उस तरफ हूँ। कुछ खास कोरियोग्राफीज का जिक्र अगर आप करना चाहें तो। जी, मैंने कोरियोग्राफी की है, और जिसमें शाम प्यारी करके बांसुरी पे कृष्ण पे बेस है, वो है। एक स्वरंग ताल करके एक आइटम है, और एक मी राधे, ये बहुत एक मेरा लेटेस्ट कॉम्पोजिशन में से है। और इसकी तो कहानी आपको सुनाए कि रात को सपने में मैंने देखा, मैं सो गया था, सपने में मेरे आया कि घने जंगल में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, और मीरा कृष्ण को ढूंढते हुए रास्ते रास्ते गुजर रही है। इधर मीरा गुजर रही है, वहाँ से राधा गुजर रही है। देखिए दोनों अलग अलग युग की बात है, मीरा अलग है, राधा अलग है, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ एक मंच पे उतारा।
और दोनों आते हैं और आकर के दोनों आपस में मिलते हैं तो एकदम चौकन्ना होकर देखते हैं कि अरे तुम कौन। तो मीरा तो राधा को पहचान जाती है क्योंकि राधा की आंखों में कृष्ण वास कर रहे हैं। तो राधा पूछती है क्या तुमने यहाँ पर कृष्ण को कहीं देखा है? तो मीरा कहती है कि देखने की ज़रूरत क्या है, मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। तो ये कल्पना जो है ये मेरी कल्पना कभी भी सोच के नहीं होती है, ये आती है। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी है, मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें। बिल्कुल बिल्कुल, आइए देखते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ गुरुजी, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपसे मेरी मुलाकात या आपसे मेरी कथक नृत्य की शिक्षा नहीं हुई होती तो शायद मैं अधूरी होती। और आप संपूर्ण कलाकार हैं, आप गाते हैं, बजाते हैं, आप लिखते हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं आपसे आ रही हूँ, रेगुलर हूँ आपसे सीखने के लिए, और मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। आप कंप्लीट एक संस्था है कथक के लिए। मेरी ओर से ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा कथक के लिए ऐसी सेवा करते रहें। सबसे पहले तो मैं जयकिशन भैया को, चीकू भैया को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हम लोग खूब क्रिकेट खेले आपस में, भैया से मैंने बैटिंग सीखी, बॉलिंग सीखी, बहुत अच्छे क्रिकेटर। उनके कई नृत्य निर्देशन में भैया के उसमें मैंने काम भी किया। और सबसे बड़ी बात जो उनके अंदर है वो ये है कि एक नई सोच और एक नई खोज हमेशा उनके मन में रहती है। मैं तो हमेशा चाहूँगा ईश्वर से कि भैया इसी तरीके से खूब फले फूलें और खूब लिखें और खूब अच्छी अच्छी कोरियोग्राफीज़ करें, कंपोजिशन करें। अच्छे डांसर तो हैं ही हैं, और इसी तरीके से नई नई उपज करते रहें और हम सीखते रहें उनसे कुछ ना कुछ। क्या कहना चाहेंगे? बस ये जो कह रहे हैं ये तो इन लोगों का अपना प्यार है। और मैंने कहा कि मैं जब अपना काम करता हूँ, चाहे केंद्र के शागिर्द हों, चाहे हमारे अपने बच्चे हों, मेरा बेटा जो है त्रिभुवन महाराज, ईश्वर की कृपा है उन पे भी कि वो नवी पीढ़ी हैं और वो आगे बहुत अच्छा नाच भी रहे हैं। और हमारे दीपक भैया की बिटिया भी है रागनी, वो भी बहुत सुंदर नाचती है। हमारी शिंजनी कुलकर्णी है, हमारी बहन की लड़की है, वो भी बहुत अच्छा नाचती है। ईश्वर की कृपा है कि सब। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आज के समय में भी इन लोगों का जो रुझान है, झुकाव है, वो हमारे इस शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए चल रहा है। मुझे ये बताइए, आप लिखते भी हैं? जैसे सभी ने कहा कि आप लिखते भी हैं। जी। तो लिखने का शौक कैसे हुआ? क्योंकि मैं आपको बताऊं वक्त निकाल लेते हैं इतना। ये लिखना तो मेरा हर काम को रोक के कहता है कि लिखो, तो मैं लिखने बैठ जाता हूँ। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। श्रीलंका की बात है ये। मैं श्रीलंका में गया हुआ था, टूर था। तो रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं रात को बाहर निकल करके आकर के पैसेज में बैठ गया और बहुत गौर से मैं चांद को निहार रहा था। चांद की जो रोशनी है वो सामने की दीवार पे पड़ रही थी जहाँ बहुत से बांस के पेड़ थे। अचानक ही मैं सोचिए श्रीलंका में बैठा था और मैं वृंदावन पहुँच गया और मैंने तुरंत वहाँ नैपकिन पड़ा था, नैपकिन पे लिखना शुरू किया। तो मैं 2 लाइन सुना रहा हूँ उसके बारे में कि सब सखियाँ मिली चली जात, सब सखियाँ मिली चली जात, अचानक बांसन की झुरमुट में सब चंद्र देख ठगी रही। को समझ ना पाए 2 चांद कैसो निकसो है, एक नभते बिराजो दूजो उतर आयो है। क्या बात है! एक चांद ऊपर है और एक चांद नीचे है। तो एक सखी निकट गई, दूजो को पास बुलाए लीनो, औरन से रहन न गयो, सब मिली चली आयो है। मतलब वहां पर 4-5 सखी थी। तो बांसन की झुरमुट में मोहन संग राधा बैठो है। वाह। और अर्ध मुख राधा सो सांवरों घेरो है। वो ऐसे बैठे थे कृष्ण कि आधा जो शक्ल था वो छुपा हुआ था और दूर से प्रतीत हो तो जैसे अर्ध चंद्र निकसो है। ब्यूटीफुल। तो ये कल्पना मेरी वहां पर उठी थी। ब्यूटीफुल। तो ये कल्पनाएं उठती है मेरी। तो आपने हिंदी फिल्म और गढ़वाली फिल्म में भी काम किया, मौका मिला आपको? जी हाँ। हिंदी फिल्म में तो मैं महाराज जी ने मुझे भेजा था। यश चोपड़ा जी की एक फिल्म थी दिल तो पागल है, तो उसके लिए मैं गया था बम्बई और
वो माधुरी जी का एक छोटा सा पीस था उसमें, जहाँ पर शाहरुख खान ड्रम बजा रहे होते हैं और उस ड्रम को सुन करके माधुरी जी के अंदर में एक तरंगे उठती हैं और वो नृत्य के लिए वो फ्लोर पे जाती है और उस ड्रम के ऊपर उनकी थोड़ी सी कोरियोग्राफी जो थी, बहुत खूबसूरत पीस था वो। तो चलते चलते गुरुजी आपकी पसंद का एक गीत मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, मेरी ऑडियंस भी चाहेगी कि आपको कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज़्यादा से ज़्यादातर मैं जो फिल्मों की भी जो शास्त्रीय संगीतबद्ध जो चीज़ होती है, वो गाने होते हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। और जैसा अभी महाराज जी ने भी एक फिल्म देवदास के अंदर में गाना जो किया, अब वो तो हमारे घर की ठुमरी है कि काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए, तो गुरुजी आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।